अम, अक्सर हम लोग ना ये सोचते हैं कि इंसान के सबसे बड़े दुश्मन वो होते हैं जो जो खुलेआम नफरत करते हैं। हाँ, राइट। लेकिन अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी की गहराई में उतरें तो सच्चाई कुछ और ही निकलती है। सही बात है। मतलब हमें सबसे ज़्यादा तबाह तो वो लोग करते हैं ना, जो हमारे अपने होने का बहुत ही बेहतरीन दिखावा करते हैं। एग्जैक्टली क्या कभी हमने इस बात पे गौर किया है कि जो लोग आज हमारी हार पर तंज कस रहे हैं, कल वही हमारी कामयाबी पर सबसे तेज तालियां क्यों बजाएंगे? ये एक ऐसा विचार है जो सीधा दिमाग की नसों को झकझोर देता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इंसान ना अक्सर उन जंगों में हार जाता है, जो बाहर नहीं बल्कि उसके अपने ही दिमाग के अंदर लड़ी जा रही होती हैं। और आज की इस गहन चर्चा में हम ऐसे ही कुछ कड़वे लेकिन बेहद जरूरी मनोवैज्ञानिक पहलुओं को डिकोड करने वाले हैं। आज हम फैक्ट डायरी मोटिवेशन के उन विचारों का एक पेशेवर विश्लेषण कर रहे हैं, जो सुनने में भले ही मोटिवेशनल कोट्स लगे, लेकिन असल में ये इंसान के सर्वाइवल और जीवन की कठोर सच्चाइयों का ब्लूप्रिंट है। हाँ, आज का हमारा मिशन सिर्फ खोखले जोश से भरना नहीं है। आज हम जीवन, समय, रिश्तों और धोखे की उस साइकोलॉजी को समझेंगे जिससे इंसान अक्सर नजरें चुराता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में इंटरनेट पर पॉजिटिविटी का जो शोर है ना, वो अक्सर हमें जीवन की असली चुनौतियों के लिए तैयारी नहीं करता। एकदम सही कहा आपने। जब हम इन डार्क लेकिन वास्तविक तथ्यों का सामना करते हैं, तब हमें समझ आता है कि ये सिर्फ विचार नहीं बल्कि इंसानी फितरत के वो पैटर्न हैं जिनसे हर किसी का सामना होना तय है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अगर हम जिंदगी को एक लंबे खेल की तरह देखें, तो इस खेल का सबसे बड़ा अंपायर इंसान नहीं बल्कि वक्त है। वक्त है, हाँ। इस चर्चा का पहला सबसे बड़ा पहलू यही है कि समय का न्याय सबसे अचूक होता है। जो चीज आज ऊंचाई पर है उसका नीचे आना तय है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि अ, वक्त एक ऐसी छलनी की तरह काम करता है जो असली और नकली चेहरों को बहुत ही बेदर्दी से अलग कर देता है। लेकिन इंसान अक्सर इस छलनी को देख क्यों नहीं पाता? क्योंकि हम अक्सर अपनी यात्रा की तुलना किसी दूसरे के चैप्टर नंबर 20 से कर रहे होते हैं, जबकि हम खुद चैप्टर नंबर 1 पर होते हैं। ओह वाओ, ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, दूसरों से तुलना करने की ये जो फितरत है ना, ये हमें दिमागी रूप से पंगु बना देती है। क्योंकि समय के साथ सिर्फ हालात नहीं बदलते, लोगों की ज़रूरतें बदलती हैं। और जैसे ही जरूरतें बदलती हैं। बिल्कुल, उनके बात करने का तरीका और उनके चेहरों पर चढ़े हुए मुखौटे अपने आप उतरने लगते हैं। लेकिन एक मिनट, ये मुखौटे वाली बात सुनने में तो बहुत तार्किक लगती है, पर क्या ये सोचना थोड़ा थोड़ा निराशावादी नहीं है? निराशावादी कैसे? मतलब कि हर इंसान ने मुखौटा पहना है। जब कोई इंसान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा होता है, तो क्या उसे अपने आसपास के लोगों से सहारे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए? ये निराशावाद नहीं है, ये प्रैक्टिकल अवेयरनेस है। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट होता है जिसे फेयर वेदर फ्रेंड्स कहते हैं। मतलब मौसम के हिसाब से बदलने वाले लोग। एग्जैक्टली अच्छा। जब इंसान टूट रहा होता है, हम्म। तो वो उम्मीद करता है कि लोग उसे बचाएंगे। हम्म। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि जब किसी का पतन हो रहा होता है ना, तो बहुत से लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए खड़े होते हैं। वेट रियली? सिर्फ तमाशा देखने के लिए? हाँ, वो बस देखते हैं कि क्या ये इंसान वापस उठ पाएगा या नहीं। इस बिंदु पर एक बहुत गहरी बात सामने आती है हम्म। कि इंसान को बुरे वक्त में खुद ही खुद को संभालना पड़ता है। क्योंकि उसकी तबाही के इंतजार में बाहर एक पूरी भीड़ खड़ी है। बिल्कुल। कि ये बात सीधे दिल में चुभती है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं, तो ये एक सेंट्रीफ्यूज मशीन की तरह है। सेंट्रीफ्यूज, हम्म। वो कैसे? जैसे मशीन के बहुत तेजी से घूमने पर भारी और असली कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्का कचरा ऊपर आके अलग हो जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। वैसे ही बुरा वक्त जिंदगी को इतनी तेजी से घुमाता है कि जो रिश्ते हल्के और खोखले होते हैं ना, वो खुद ब खुद छिटक कर दूर गिर जाते हैं। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। और जब इंसान उस सेंट्रीफ्यूज से गुजरता है, जब वो ये मान लेता है कि उसे कोई बचाने नहीं आएगा, तब जन्म होता है सेल्फ वर्थ का। सेल्फ वर्थ मतलब खुद की असली अहमियत का एहसास। हाँ, उसे अपनी असली ताकत का अंदाजा होता है। यहीं पर एक और बहुत अहम पहलू आता है। पैसे कमाएं या ना कमाएं, दुआएं जरूर कमाएं। मैं इसी पर आने वाला था। ये दुआओं का विज्ञान क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल बात है या इसका कोई मनोवैज्ञानिक आधार भी है?
क्योंकि आज के समय में तो लोग कहते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है। पैसा इंसान को बाहरी सुरक्षा दे सकता है, लेकिन जो इंटरनल स्टेबिलिटी है ना, वो सोशल गुडविल या कर्मा कैपिटल से आती है। कर्मा कैपिटल, ये टर्म बहुत दिलचस्प है। हाँ, जब इंसान बिना स्वार्थ के किसी की मदद करता है तो वो एक तरह का साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट बनाता है। जो सुकून एक झोपड़ी में भी महल जैसा महसूस होता है, वो असल में इस बात से आता है कि इंसान की अंतरात्मा साफ है। उसे पता है कि उसने किसी का बुरा नहीं किया है। राइट। वक्त सबका बदलता है, बस सब्र की घड़ी थोड़ी लंबी होती है। और जो इंसान इस कर्मा कैपिटल के साथ सब्र रखता है, वो अंत में टूटता नहीं है। लेकिन यही पर ना दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? वक्त सबका बदलता है, ये ठीक है। दुआएं कमानी चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन क्या इंसान सच में उन लोगों को पहचान पाता है जो सिर्फ अपने होने का दिखावा कर रहे हैं? यही तो सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि सबसे ज्यादा दुआएं और सबसे ज्यादा भरोसा तो इंसान उन्हीं पर लुटाता है जो अंत में सबसे बड़ा धोखा देते हैं। समय बदलता जरूर है, पर ऐसे लोग पहचान में कैसे आएंगे? ये एक बहुत ही जटिल समस्या है। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन असली बात अभी बाकी है। हाँ, और इसका जवाब हमें हमारी आज की चर्चा के दूसरे हिस्से में मिलता है, जो रिश्तों की कड़वी सच्चाई और दुनिया के दोहरे चेहरे को उजागर करता है। तो इंसान गलती कहाँ करता है? इंसान अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करता है कि वो लॉजिक और इमोशन को मिला देता है। इसीलिए फैक्ट डायरी में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जिन्हें दिमाग की जरूरत हो, उन्हें कभी अपना दिल नहीं देना चाहिए। ओहो, इस लाइन में तो सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिन्हें दिमाग की जरूरत हो, उन्हें दिल मत दो। बहुत पावरफुल है ना? हाँ, अगर मैं इसे सही से डिकोड कर पा रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि जो इंसान रिश्ते को एक व्यापार की तरह देख रहा है कि मुझे इस रिश्ते से क्या फायदा होगा, क्या आरओआई मिलेगा, वहां अपनी भावनाएं निवेश करना घाटे का सौदा है। बिल्कुल सही। मनोविज्ञान में इसे असिमेट्रिक एम्पैथी कह सकते हैं। एक इंसान पूरी तरह से भावनाओं में डूबा है और दूसरा सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहा है कि ये भावनाएं उसके किस काम आ सकती हैं। मतलब सामने वाला सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। एग्जैक्टली। जो लोग सिर्फ तर्क और फायदे के लिए आपसे जुड़े हैं, उनके सामने अगर कोई रोएगा भी तो वो उसके आंसुओं में अपना फायदा ढूंढ लेंगे। लेकिन इंसान ऐसी गलती करता क्यों है? हम क्यों ऐसे लोगों को अपना दिल दे बैठते हैं यार? क्योंकि इंसान ना प्रोजेक्शन का शिकार होता है। जो इंसान खुद साफ दिल का होता है वो मान लेता है कि सामने वाला भी वैसा ही है। अच्छा, वो अपने अच्छे गुणों को दूसरों पर प्रोजेक्ट कर देता है। राइट। और जब उसे धोखा मिलता है तो वो उस धोखेबाज को सुधारने की कोशिश में लग जाता है। वो सोचता है कि शायद मेरा प्यार इसे बदल देगा। हाँ, हम अक्सर हीलर बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो तथ्य हमने आज सामने रखे हैं, वो चेतावनी देते हैं कि अगर किसी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश की तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। लेकिन क्यों? अगर हम किसी का भला चाह रहे हैं तो वो हमारा दुश्मन क्यों बनेगा? इसके पीछे इंसान का ईगो डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। वो कैसे? जो इंसान अपने स्वार्थ, झूठ और मुखौटों के साथ आराम से जी रहा है, जब आप उसे सुधारने की कोशिश करते हैं तो आप असल में उसे आईना दिखा रहे होते हैं। और किसी भी धोखेबाज को अपनी असली सूरत देखना पसंद नहीं होता। ये तो है। जब आप उसे सही रास्ता दिखाते हैं तो उसे अपनी कमियां नजर आने लगती हैं, और इस गिल्ट से बचने के लिए वो आपको ही विलन बना देता है। ये बहुत ही डरावना सच है। मतलब हम एक ऐसे इंसान के पीछे अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे होते हैं जो ना सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहा है बल्कि सुधारने की कोशिश करने पर उल्टा हम पर ही हमला कर देगा। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे किसी बिना पेंदे के ग्लास में पानी भरना। पानी भी बर्बाद होगा और अंत में ग्लास भी खाली रहेगा। एकदम सटीक एनालॉजी है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि कलयुग के इस दौर में किसी को शरीफ समझने की अंधी गलती नहीं करनी चाहिए। आज के समय में बहुत से रिश्ते लेन देन पर टिके हैं। और एक बहुत बड़ा भ्रम जो इंसान पालता है, वो है मीठे बोलने वालों को अपना शुभचिंतक मान लेना। वो मीठे बोलने वाले। यहीं पर एक बहुत ही शानदार वर्ड प्ले उभर कर आता है। मधुमक्खी शहद बनाती है जो बहुत मीठा होता है, लेकिन जब वो डंक मारती है तो दर्द भी उतना ही तेज होता है। सही कहा। मतलब बहुत ज्यादा मीठा बोलने वाले लोग अक्सर सिर्फ हनी नहीं देते,
बल्कि जिंदगी में बहुत बड़ी हानि भी पहुंचा सकते हैं। ये हनी और हानि का जो पैराडॉक्स है ना, हम्म, ये मैनिपुलेशन की सबसे बड़ी निशानी है। साइकोलॉजी में इसे लव बॉम्बिंग कहा जाता है। ओ, लव बॉम्बिंग, इसमें होता क्या है? जो इंसान आपके साथ धोखा करने वाला है ना, वो शुरुआत में इतना मीठा बोलेगा, आपको इतनी अहमियत देगा कि आपका लॉजिकल दिमाग काम करना ही बंद कर दे। और जब हम पूरी तरह से उसके चंगुल में फंस जाते हैं। तब वो अपना डंक मारता है। हाँ, और सबसे कड़वा सच ये है कि जो इंसान एक बार ये डंक मारता है, जो एक बार धोखा देता है, वो 1000 बार धोखा देगा। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। कैसा संदेह? अगर हम इस नजरिए को अपना लें कि हर मीठा बोलने वाला डंक मारेगा, हर रिश्ता स्वार्थी है, और जो एक बार गलती करे वो बार बार करेगा, तो क्या हम अकेले नहीं पड़ जाएंगे? क्या ये थ्योरी हमें हर किसी पर शक करने वाला एक पैरानॉइड इंसान नहीं बना देगी? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है, लेकिन यहाँ हमें शक और बाउंड्रीज के बीच का फर्क समझना होगा। मतलब? ये चर्चा हर किसी पर शक करने की वकालत नहीं कर रही है, ये इमोशनल बाउंड्री सेट करने की बात कर रही है। बाउंड्रीज मतलब कहाँ रुकना है ये पता होना चाहिए? राइट। अगर किसी ने एक बार धोखा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि उसके दिमाग में आपको नुकसान पहुंचाने का जो मॉरल थ्रेशोल्ड था ना, वो टूट चुका है। मॉरल थ्रेशोल्ड मतलब जो चीज उसे गलत करने से रोक रही थी? एग्जैक्टली। जब एक बार वो अवरोध टूट जाता है, तो दूसरी बार धोखा देना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। ये शक नहीं है, ये डेटा है। ये मॉरल थ्रेशोल्ड वाला पॉइंट बहुत गहरा है। मतलब हम शक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने अनुभवों के डेटा का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। हम अंधे नहीं हो रहे, हम बस अपनी आंखें खुली रख रहे हैं। एग्जैक्टली। अपनी ऊर्जा को सही जगह निवेश करना जरूरी है। जो इंसान हमारी भावनाओं की कदर नहीं करता, उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। लेकिन जब रिश्ते टूटते हैं और इंसान को इतना गहरा धोखा मिलता है, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? वो चीखना चाहता है, वो बहस करता है। हाँ, वो दुनिया को बताना चाहता है कि उसके साथ क्या गलत हुआ। हम सब ने ये महसूस किया है, जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है तो हम सफाई देने के लिए बेचैन हो जाते हैं। लेकिन हमारी आज की चर्चा का तीसरा और सबसे शक्तिशाली हिस्सा कहता है कि ये सबसे बड़ी गलती है। दर्द और धोखे का सबसे बेहतरीन जवाब बहस नहीं, खामोशी है। खामोशी? लेकिन क्यों? अगर हम हमेशा खामोश रहेंगे तो क्या दुनिया से हमारी कमजोरी नहीं मान लेगी? क्या लोग ये नहीं सोचेंगे कि हम हार मान चुके हैं? ये बहुत ही आम गलतफहमी है कि खामोशी का मतलब कमजोरी है। तो फिर असली मतलब क्या है? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें, तो खामोशी कोई पैसिव अवस्था नहीं है। ये एनर्जी आरओआई यानी ऊर्जा के सही निवेश का सबसे बड़ा टूल है। जब हम धोखा देने वालों से बहस करते हैं, तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? शायद हम उन्हें ये बता रहे होते हैं कि उनका हमारे ऊपर अभी भी नियंत्रण है। एग्जैक्टली। हम उन्हें बता रहे हैं कि वे हमारे इमोशंस को ट्रिगर कर सकते हैं। तो मतलब जब हम बहस करते हैं तो हम अनजाने में सामने वाले को ही ताकत दे रहे होते हैं। बिल्कुल। एक बहुत ही सटीक बात है कि बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। बेवकूफ या स्वार्थी इंसान से बहस करना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप कीचड़ में पत्थर मार रहे हों। नुकसान सिर्फ आपके ही कपड़ों का होगा, कीचड़ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाह, ये कीचड़ और पत्थर वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। हाँ, तो जब हम खामोश हो जाते हैं, तो हम उस कीचड़ से अपनी दूरी बना लेते हैं। और वो तो ऊर्जा बहस करने में बर्बाद होने वाली थी, अब उस ऊर्जा को इंसान खुद को बेहतर बनाने में लगाता है। जंगल का नियम भी यही कहता है कि शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं है। अगर शेर दहाड़ते हुए शिकार करने जाएगा, तो शिकार भाग जाएगा। हर बड़ा काम एक शांत रणनीति का नतीजा होता है। और जब वो सफलता मिलती है, तब जो शोर होता है वो कमाल का होता है। मुझे एक लाइन बहुत प्रेरित करती है, माचिस की क्या जरूरत है जनाब, थोड़ी तरक्की करो, लोग अपने आप जल जाएंगे। ये बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक पूरा माइंडसेट है कि हमें किसी से बदला लेने के लिए नीचे गिरने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना ऊपर उठना है कि दूसरों की नफरत वहां तक पहुंच ही ना सके। यही असली न्याय है। सफलता का मतलब दूसरों को कुचलना नहीं, बल्कि खुद को इतना काबिल बना लेना है कि किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। और इसे हासिल करने के लिए इंसान को अपना माइंडसेट बदलना पड़ता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तुलना की गई है, नौकरी करने वाले कबूतर और मर्जी के मालिक बाज की। हाँ, नौकरी इंसान को कबूतर बना देती है जो दाने चुगता है, लेकिन मालिक बनने के लिए बाज बनना पड़ता है जो अपना शिकार खुद चुनता है। राइट। अगर हम इसे गहराई से डिकोड करें तो क्या ये सिर्फ नौकरी और व्यापार के बारे में है,
या इसके पीछे कोई और बड़ा जीवन दर्शन है? ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है। ये डिपेंडेंसी माइंडसेट बनाम ऑटोनॉमी माइंडसेट का कंसेप्ट है। डिपेंडेंसी माइंडसेट मतलब दूसरों पर निर्भर रहना? हाँ, कबूतर वो इंसान है जो अपनी खुशी, अपनी पहचान के लिए किसी और के दाने पर निर्भर है। वो इंतजार करता है कि कोई उसे अप्रूवल देगा, तब वो खुश होगा। और बाज? बाज वो है जो अपनी उड़ान का, अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेता है। लेकिन आसमान में अकेले उड़ना मुश्किल है ना? बिल्कुल। जब आप बाज की तरह अपनी शर्तें खुद तय करते हैं, तो बहुत से लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। आपके रास्ते में गड्ढे खोदे जाते हैं। लेकिन वो जो रास्ते के गड्ढे हैं, उनके बारे में एक बहुत ही खूबसूरत नजरिया है। जो लोग रास्ते में गड्ढा खोदते हैं ना, वे असल में हमें छलांग लगाना सिखा देते हैं। ये ही साइकोलॉजिकल रिजिलियंस है। मतलब जिस चीज को दुनिया हमारा अंत समझती है, वही हमारे अपग्रेड होने का कारण बन जाती है। जब इंसान ठान लेता है कि उसे हार नहीं माननी, तो हर रुकावट उसे एक नई स्किल सिखाकर जाती है। इसे एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण से समझा जा सकता है। जिंदा मछली और पानी के बहाव का कंसेप्ट। हाँ, मरी हुई मछली को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो बस पानी के बहाव के साथ बह जाती है। लेकिन जो मछली जिंदा है ना, वो बहाव के खिलाफ अपना रास्ता खुद बनाती है। ये बहुत ही पावरफुल इमेजरी है। मतलब अगर हमारे अंदर जान है, अगर हमारे अंदर अपने सपनों को लेकर एक जुनून है, तो हम हालातों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, हम अपना रास्ता खुद चीरेंगे। और जब आप बहाव के खिलाफ अकेले खड़े होकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, तो वो सफलता खुद ब खुद आपके दुश्मनों को खामोश कर देती है। ये कारण है कि जो लोग आज आपकी हार पर हंस रहे थे, वे कल आपकी कामयाबी पर तालियां बजाने को मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो ताकत और सफलता के आगे सिर झुकाता है। ये पूरी चर्चा सच में दिमाग के कई बंद दरवाजे खोलने वाली रही है। हमने शुरुआत की थी वक्त के उस सेंट्रीफ्यूज से, जो दिखावे के रिश्तों को छान कर अलग कर देता है। और हमने समझा कि बुरे वक्त में कोई और नहीं, बल्कि हमारा सेल्फ वर्थ और हमारी कर्मा कैपिटल ही हमें बचाती है। फिर हमने डिकोड किया एसिमेट्रिक एम्पैथी को, कि क्यों लॉजिकल लोगों पर इमोशंस बर्बाद नहीं करने चाहिए। हाँ, और हमने देखा कि कैसे मीठे बोलने वाले हमें लव बॉम्बिंग का शिकार बना सकते हैं, और क्यों धोखा देने वालों को सुधारना एक खाली ग्लास में पानी भरने जैसा है। और अंत में हमने समझा कि क्यों खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी एनर्जी सेविंग तकनीक है। कैसे हमें कबूतर के डिपेंडेंसी माइंडसेट को छोड़कर बाज की तरह ऑटोनॉमी माइंडसेट अपनाना है। सुनने वालों को बस ये याद रखना चाहिए कि जिंदगी का कोई भी बुरा दौर, कोई भी धोखा इंसान का अंत नहीं होता। बिल्कुल नहीं। बुरा वक्त असल में एक ऐसी तिजोरी है जहां से हमें सफलता के वो हथियार मिलते हैं जो आम सुख सुविधाओं में कभी नहीं मिल सकते। हार कभी अंतिम नहीं होती। बस एक और कोशिश की दूरी पर आपकी जीत खड़ी होती है। एक कोशिश और खेल पलट सकता है। एकदम सही। अगर आज की इस गहन चर्चा ने आपके अंदर एक आग जलाई है, तो इसे लाइक जरूर करें। इस चर्चा को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है, और आगे भी ऐसी ही दमदार चर्चाओं के लिए हमें फॉलो करना न भूलें। हाँ, बिल्कुल। अब जाने से पहले हम अपने सभी सुनने वालों से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इसका जवाब कमेंट्स में दें। सवाल क्या है? सवाल ये है, दुनिया के तानों और मतलबी लोगों की परवाह किए बिना क्या सुनने वाले आज से अपने सपनों के लिए अकेले खड़े होने को तैयार है? अपना जवाब कमेंट्स में सिर्फ एक शब्द में दें, हाँ या ना। मैं एक कमेंट्स पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। और एपिसोड खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी जिस पर आप अकेले में जरूर गौर करें। बताइए। हमने इस पूरी चर्चा में बात की कि कैसे बाहर की दुनिया में हमारी खामोशी एक बहुत बड़ा जवाब बन सकता है, लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, हमारे अपने मन के अंदर जो एक लगातार शोर चल रहा है, शक का, डर का, दूसरों से अपनी तुलना करने का, हाँ, वो अंदर का शोर हमें हमारी ही असली ताकत से कितना दूर कर रहा है। बाहर की दुनिया को अपनी खामोशी से हराने से पहले मन के उस अंदरूनी शोर को शांत कैसे किया जाए, ये सोचने वाली बात है। बाहर की खामोशी और अंदर का शोर, यही तो असली जंग है। इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। मिलेंगे अगली गहन चर्चा में।